तो अब हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। ये है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मोशन का क्या मतलब है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोशन। तो मोशन किसी ऑब्जेक्ट में है या नहीं है, वो ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है, ये कैसे हमें पता चलता है। ये हमें पता चलता है जब चेंज इन पोजीशन होता है। मोशन का मतलब है चेंज इन पोजीशन। तो चेंज इन पोजीशन हो रहा है कि नहीं, ये देखकर हम पता लगा सकते हैं कि मोशन में ऑब्जेक्ट है या नहीं। तो अगर चेंज इन पोजीशन हो रहा है तो हम कहेंगे मोशन है, और अगर चेंज इन पोजीशन नहीं हो रहा है तो कहेंगे मोशन नहीं है। लेकिन ये जो चेंज इन पोजीशन है, ये हमें कहाँ से ऑब्ज़र्व करना है, इस पर भी डिपेंड करता है कि मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बस के अंदर बैठे हों और बाहर जो पेड़ पौधे हैं या बिल्डिंग्स हैं उनको अगर देखें, तो हमें वो पेड़ पौधे और बिल्डिंग्स चलते हुए दिखाई देते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, जबकि बस के अंदर हमारे साथ जो लोग बैठे हैं, हमारे जो साथी पैसेंजर्स हैं, वो हमें एक जगह पर रुके हुए दिखाई देते हैं। तो और जब हम बस के बाहर अगर आ जाएं और तब देखें तो हमें क्या दिखता है कि बस के अंदर जो पैसेंजर्स बैठे हैं वो चलते हुए दिखाई देंगे और बाहर बिल्डिंग्स, पेड़ पौधे वो रुके हुए दिखाई देंगे। तो इसका मतलब ये है कि मोशन कोई एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वेशन कहाँ से किया जा रहा है। बस के अंदर से किया जा रहा है या बस के बाहर से। बस के बाहर से करोगे तो तुम्हें जो ऑब्जेक्ट्स मोशन में दिखाई दे रहे हैं, और बस के अंदर बैठ जाओगे तो ठीक उसका उल्टा हो जाएगा कि जो ऑब्जेक्ट्स रुके हुए दिखाई दे रहे थे वो मोशन में दिखने लगेंगे, और जो मोशन में दिख रहे थे वो रुके हुए दिखने लगेंगे। इसका मतलब है कि जब हमें मोशन को ऑब्ज़र्व करना है तो उसमें ये भी इम्पॉर्टेंट होता है कि हम कहाँ से, यानी हमारा ऑब्ज़र्वेशन जहाँ से हम कर रहे हैं वो ऑब्ज़र्वेशन के रेस्पेक्ट में चेंज इन पोजीशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चेंज इन पोजीशन कह देने से ही मोशन की बात कंप्लीट नहीं होती है। चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, इस पर भी डिपेंड करता है कि चेंज इन पोजीशन हमने ऑब्ज़र्व किया, उस चेंज इन पोजीशन में फ्रेम ऑफ रेफरेंस का भी इम्पोर्टेंस है, तभी हमें मोशन का पता चलेगा। बस के अंदर बैठकर बस के ही डिफरेंट पार्ट्स और अपने साथी पैसेंजर्स को देखोगे तो वो तुम्हें मोशन में दिखाई नहीं देंगे, उनमें चेंज इन पोजीशन नहीं दिखाई देगा। लेकिन बस के बाहर से अगर देखोगे तो बस के अंदर बैठे हुए लोगों की पोजीशन चेंज होते हुए दिखाई देगी। तो मोशन का मतलब है चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जैसा अभी डिस्कशन किया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है कि जहाँ से हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, यानी जिन ऑब्जेक्ट्स के रेफरेंस में हम दूसरे ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन में चेंज को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, उन्हीं को बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमें बताना है पोजीशन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है कि ए रेफरेंस with respect to which position is defined. Position of an object is defined. इसका क्या मतलब हुआ, with respect to which position of an object is defined. पोजीशन जब हम बताते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें अपना घर का एड्रेस बताना है, तो घर का एड्रेस कैसे बताया जाता है, जिसमें हम क्वार्टर नंबर बताते हैं, स्ट्रीट कौन सा है ये बताते हैं, या कोई लैंडमार्क यूज़ करते हैं कि जैसे मेरा घर पोस्ट ऑफिस से 500 मीटर डिस्टेंस पर है, तो इसमें जो पोस्ट ऑफिस है वो हो गया पॉइंट ऑफ रेफरेंस। जैसे हमने बोला ना कि पोस्ट ऑफिस से 500 डिस्टेंस पर है, तो पोस्ट ऑफिस से 500 मीटर डिस्टेंस पर है, तो जो हमारा पोस्ट ऑफिस है वो हो गया रेफरेंस पॉइंट, यानी जो लैंडमार्क जिसको हम अपनी साधारण भाषा में डेली लाइफ में लैंडमार्क जिसको बोलते हैं। तो हमने एक
पॉइंट ऑफ रेफरेंस का यूज़ किया, जैसे कि पोस्ट ऑफिस। लेकिन क्या इससे बात पूरी हो गई? सिर्फ ये बता देना कि पोस्ट ऑफिस से 500 मीटर पर है, ये बात पूरी नहीं हुई। 500 मीटर किस डायरेक्शन में? लेफ़्ट, राइट, फ्रंट, बैक, अप या डाउन? क्या पोस्ट ऑफिस से डाउन भी हो सकता है 500 मीटर में मेरा घर? हाँ, अगर हम ज़मीन के नीचे रहने वाले जीव होते तो वो नीचे भी हो सकता था या ऊपर भी हो सकता था। बट हमने जब ये कहा पोस्ट ऑफिस से 500 मीटर डिस्टेंस पर मेरा घर है, तो बात पूरी नहीं हुई। हमने डायरेक्शन भी नहीं बताया। यानी जब हम पोजीशन बताएंगे तो सिर्फ कितनी डिस्टेंस है ये बताने से काम नहीं चलेगा, हमें डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में है। तो इस तरह से पोजीशन बताने के लिए अभी जो हमने एग्जांपल देखा उसमें एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस भी चाहिए और डायरेक्शन ऑफ रेफरेंस भी चाहिए। ठीक है। दूसरी बात है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेलेक्ट करते समय ऐसे तो हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई भी ले सकते हैं, हमारी चॉइस होती है। दिस इज़ आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी मीन्स जो हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जैसे कोई बताएगा पोस्ट ऑफिस से मेरा घर 500 मीटर डिस्टेंस पर है, कोई और आदमी हमको मिला, उसे हमने दूसरी तरह से बता दिया, पोस्ट ऑफिस के बजाय हमने दूसरा कुछ बता दिया। गेस्ट हाउस से 1 किलोमीटर दूर है मेरा घर, ऐसे भी बता सकते हैं। तो मेरे घर के आसपास में कई सारे लैंडमार्क्स हैं, तो ज़रूरी नहीं है हमेशा हम एक ही लैंडमार्क यूज़ करें, हम कोई दूसरा भी यूज़ कर सकते थे। या ये हमारी उस समय की पोजीशन पर भी डिपेंड करता है कि मेरा घर वहाँ से लेफ़्ट साइड में है कि राइट साइड में है। इट मीन्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर्बिट्ररी होता है और उस पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो पोजीशन है वो ज़रूरी नहीं कि दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी सेम पोजीशन हो। अगर हम अपने घर से लेफ़्ट साइड में खड़े हैं तो हम कहेंगे कि मेरा घर यहाँ से राइट में है, और अगर अपने घर से राइट साइड में खड़े हैं तो कहेंगे मेरा घर यहाँ से लेफ़्ट साइड में है। तो अगर घर के सामने खड़े हैं तो कहेंगे मेरा घर ये देखो सामने है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल सकता है, बट घर का पोजीशन अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अलग अलग आएगा, बट कोई भी एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं होता है। जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं वो आर्बिट्ररी होते हैं। तो हम इसका मतलब है कि हम अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेलेक्ट करते समय हमें ऐसे रेफरेंसेस को सेलेक्ट नहीं करना है जिनकी पोजीशन खुद अनसर्टेन हो। चेंज हो वो अलग बात है, बट उनमें चेंज अगर सर्टेन है तो कोई बात नहीं, बट अगर चेंज अनसर्टेन हो, फॉर एग्जांपल कोई अपना घर बता रहा है और बोल रहा है यहाँ से आगे जाना, राइट साइड में मुड़ जाना, फिर वहाँ तुमको एक भैंस दिखाई देगी, भैंस जिस तरफ अपनी पूँछ हिलाएगी उस तरफ तुम मुड़ जाना। ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर तुम बताओगे किसी को तो क्या कोई तुम्हारे घर कभी पहुँच पाएगा? या कोई बोला ऐसे यहाँ से जाना 1 किलोमीटर आगे, फिर देखना एक बिल्ली रास्ता काटेगी, बिल्ली जिस तरफ रास्ता काटे उस तरफ मत जाना, देखना दूसरी तरफ एक कुत्ता दौड़ रहा होगा, उस तरफ चले जाना, उधर ही मेरा घर होगा। तो भाई फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो तुमने चुना, उसमें बिल्ली कुत्ता भैंस को चुन लिया, लेकिन वो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस तुम चुन रहे हो वो अनसर्टेन है, उससे सही पोजीशन का पता नहीं चलता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चुनने के लिए हम कोई भी रेफरेंस ले सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट वो खुद में सर्टेन हो, वो खुद अनसर्टेन ना हो। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो हम साइंस में चुनते हैं, साइंस और मैथमेटिक्स में, वो जनरली उसका सबसे इजी एग्जांपल होते, बहुत टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं, सबसे इजी एग्जांपल जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, और भी टाइप के होते हैं जो तुम हायर क्लासेस में पढ़ोगे। फ़िलहाल हमें अभी इससे काम चला लेना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये एक तरह का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? इसमें एक पॉइंट होता है जिसको हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस जिसे कहेंगे, बट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसे हम कहते हैं ओरिजिन। ठीक है, ये एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। और 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस को ले लेते हैं जिन्हें हम कहते हैं एक्सिस। ये इतना तो सबको मालूम ही है, एक्स, वाई और जेड। तो ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एग्जाम्पल है। ये कोई एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है। एब्सोल्यूट मतलब कि हमेशा यही यूज़ करना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये एक एग्जाम्पल है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो हम अपने 11-12 क्लास की पढ़ाई में यूज़ करते हैं। हायर क्लासेस में और डिफरेंट टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी यूज़ किए जाएंगे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अलावा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं, फिर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो वो सब हमें अभी नहीं पढ़ना है। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक एग्जांपल है। तो
आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मोशन का मतलब है चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम अपनी सुविधा के अनुसार जिस प्रॉब्लम में जैसी सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें बस के अंदर बैठकर बाहर की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना है तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बस के अंदर हो जाएगा और बस के साथ साथ मूव करेगा। अगर हम बस के बाहर चले जाएं तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड के साथ फिक्स हो जाएगा, फिर वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मूव नहीं करेगा। फिर अगर तुम अर्थ सरफेस के बाहर अगर चले जाओ तो तुम्हें लगेगा कि हाँ, ग्राउंड वाला जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस था वो भी मोशन में था। तो इस तरह से एक पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में जब हम चेंज इन पोजीशन देखते हैं तो हम क्या कहते हैं कि उस पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही मोशन हो रहा है। दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखने पर ज़रूरी नहीं है कि हमें मोशन वैसा ही दिखाई दे, उसमें चेंज भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दो फ्रेंड्स अगर साइकिल से या बाइक से एक साथ जा रहे हैं एक जैसी स्पीड से और एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों के फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी एक साथ चल रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड से चल रहे हैं। तो एक के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे को ऑब्ज़र्व अगर करोगे तो वो तुम्हें रुका हुआ दिखाई देगा, और दूसरे वाले से अगर करोगे तो पहला वाला रुका दिखाई देगा, जबकि बाकी इधर उधर जो पेड़ और बिल्डिंग है वो चलते हुए दिखाई देंगे। तो इवेंट वही रहता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इवेंट वही रहता है बट वो इवेंट कैसा दिखाई देगा ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि बहुत सारी चीज़ें दुनिया में होती हैं और उसको जब अलग अलग लोग देखते हैं तो उनका इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो सकता है, क्योंकि उनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग है। एक ही बात को अलग अलग लोग अलग अलग तरह से समझते हैं, ये उनके रेफरेंस पर डिपेंड करता है कि वो किस बात को रेफरेंस मानते हैं। एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, साइंस से थोड़ा हटकर है। जैसे बोलते हैं कि ग्लास में पानी भरा हुआ है, आधा भरा है, कोई बोलता है आधा भरा है, कोई बोलेगा कि आधा खाली है। तो ये एक बहुत पुराना एग्जांपल है, बट फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझने के लिए, ये फिज़िक्स में इस एग्जांपल को लिखना नहीं है एग्ज़ाम में, ऐसे ही समझने के लिए बोल रहे हैं कि पानी आधा भरा हुआ है, ग्लास में आधा भरा हुआ पानी है या ग्लास आधा खाली है, ये उस पर्सन के रेफरेंस पर डिपेंड करता है, जिसको हम अपनी साधारण भाषा में बोलते हैं कि वो उसकी सोच पर डिपेंड करता है, उसकी मेंटालिटी पर। किसी की मेंटालिटी है सिर्फ खाली चीज़ को देखना, तो वो बोलेगा कि ग्लास आधा खाली है। किसी की मेंटालिटी है कि वो सिर्फ देखता है कि कितना हमारे पास है, तो बोलेगा कि हाँ, आधा भरा हुआ ग्लास है। तो जैसे बोलते हैं ना मेंटालिटी, उसी तरह की सिमिलर चीज़ है, सेम नहीं बोल रहे हैं, सिमिलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कि वो इंसान किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है। जैसे पॉइंट ऑफ व्यू बोल देते हैं कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा है, तो जिसको हम अपनी ऑर्डिनरी लैंग्वेज में पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं, साइंटिफिकली उसी बात को हम रेफरेंस बोलते हैं। ठीक है, फ्रेम का मतलब होता है कि उस रेफरेंस में कुछ सर्टेन पॉइंट्स या सर्टेन लाइंस होंगे, जैसे कि इस एग्जांपल में तो हम इसको कह देंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये हुआ मोशन। बाकी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस और इजी भी हो सकते हैं, ये मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस चैप्टर में क्योंकि हमें पढ़ना है मोशन इन स्ट्रेट लाइन में ही सिर्फ ऑब्जेक्ट हमारा चलेगा। इस चैप्टर में, आगे आने वाले चैप्टर में प्लेन में भी मोशन डिस्कस करेंगे। तो जब स्ट्रेट लाइन मोशन हमें सिर्फ डिस्कस करना है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में चलता है, सिर्फ लेफ़्ट, राइट, बैक या फोर्थ, अप या डाउन ऐसे ही चल सकता है। तो उस केस में जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वो और भी इजी हो जाएगा। तो सिर्फ एक लाइन पर ही जब मोशन हो रहा है तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए हम सबसे सिंपल तरीका चुन सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन को चुन सकते हैं। इसमें सेंटर पे ओरिजिन मान लेते हैं, ये जैसे छोटे क्लास में तुमने नंबर लाइन पढ़ा होगा उसी टाइप का चीज़ है। तो इसको ओरिजिन मान लेते हैं और इसके एक साइड में यानी राइट साइड में और लेफ़्ट साइड में दो डायरेक्शंस मान लेते हैं, क्योंकि एक ही लाइन पर हमें डिस्कस करना है। तो स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है तो एक रेफरेंस पॉइंट का एक राइट और एक लेफ़्ट मान लेते हैं। राइट साइड को कन्वेंशनली पॉजिटिव मान लिया जाता है, लेफ़्ट को कन्वेंशनली नेगेटिव। अगर तुम उल्टा भी मान लोगे तो रिज़ल्ट्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा, फाइनल रिज़ल्ट तुम्हारे सेम आएंगे। बट तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस था उसमें लेफ़्ट पॉजिटिव था और राइट नेगेटिव, ऐसा बताना पड़ेगा। और अगर कन्वेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हो तो ऐसा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो जो दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो गलत नहीं होगा, बट तुम्हें अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को भी बताना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे अभी बोल रहे थे कि कोई बोलता है कि नहीं नहीं ये तो ग्लास आधा खाली है, कोई बोले नहीं ग्लास आधा भरा है, तो उसमें बताना पड़ेगा कि भाई मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा है, यानी मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस तुम्हारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से डिफरेंट हो सकता है, बट वो तुम्हें बताना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर कोई कन्वेंशनल तरीका यूज़ करते हैं डिस्कशन के लिए तो उसमें हमें ये कहना नहीं पड़ता कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा है। जो जनरल है, कन्वेंशनल है, उसमें नहीं कहना पड़ता है। तो कन्वेंशनल जो तरीका है वो यही है कि राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ़्ट साइड में नेगेटिव लिया जाता है, और ये जो बीच में सेंटर है इसको ओरिजिन के जैसा ही समझ लो। तो इस तरफ फॉर एग्जांपल है इक्वल डिस्टेंस पर अगर हम मार्किंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा +1 +2 +3 +4 +5। तो अगर कोई कहे कि ऑब्जेक्ट का मोशन हुआ है +3 यूनिट्स हुआ है ओरिजिन से, तो इसका मतलब होगा कि इस वाली पोजीशन से राइट साइड में 3 यूनिट डिस्टेंस गया होगा। अगर बोला नेगेटिव साइन के साथ तो उससे हम समझ जाएंगे कि लेफ़्ट में गया होगा। ठीक है, तो मैथमेटिक्स क्या होता है? मैथमेटिक्स होता है लैंग्वेज ऑफ साइंस। तो यही लैंग्वेज ऑफ साइंस है कि हमने बोला 3 यूनिट, तो इससे तो ये पता चला कि कितना, लेकिन किस तरफ गया वो इस साइन से पता चलेगा। प्लस बोला तो राइट साइड हो जाएगा और माइनस बोला तो लेफ़्ट साइड हो जाएगा। तो मैथमेटिकली हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं, साइंटिफिक थॉट्स को। इसी काम में मैथमेटिक्स आता है, इसीलिए बोला जाता है मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ साइंस। साइंस क्या है? हमारे थॉट्स हैं, और मैथमेटिक्स क्या है? उन थॉट्स को एक्सप्रेस करने का तरीका है, इसीलिए उसको लैंग्वेज ऑफ साइंस कहा गया। तो ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन में यूज़ करेंगे, और ज़रूरी नहीं है कि ऐसे लेफ़्ट राइट ही जाएं। अगर कहीं मोशन अप डाउन हो रहा है तो हमारा ओरिजिन यहाँ आ जाएगा, और ये अप ये डाउन। कन्वेंशनली अप को पॉजिटिव और डाउन को नेगेटिव ले लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह का फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इजी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन में यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जब हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा जिसके मोशन को, यानी जिसके चेंज इन पोजीशन को हम डिस्कस कर रहे हैं, वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। पॉइंट ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट? तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब है कि ऑब्जेक्ट का अपना साइज़ काफ़ी छोटा हो, किसके कंपैरिजन में? हाँ, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। जब हम रेफरेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये भी बोल देते हैं, जैसे जब हम बोलते हैं कोई ऑब्जेक्ट छोटा है या कोई ऑब्जेक्ट बड़ा है, तो हमें ये भी बताना पड़ता है वो किसके रेस्पेक्ट में छोटा है या किसके रेस्पेक्ट में बड़ा है। अगर किसी ने कहा, फॉर एग्जांपल किसी ने कहा कि हाथी बहुत बड़ा होता है, तो ये बात उसकी पूरी नहीं है, ये इनकम्प्लीट बात है, इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। हाथी बड़ा होता है, दैट इज़ इन कंपैरिजन टू आवर ओन साइज़। ह्यूमन बॉडी के साइज़ में हाथी बहुत बड़ा है, लेकिन एक बिल्डिंग के सामने अगर हाथी को रख दिया जाए तो क्या कहोगे? हाथी बड़ा है? नहीं, तब तो वो छोटा हो जाएगा, बिल्डिंग के कंपैरिजन में छोटा हो जाएगा। तो जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट को कहेंगे छोटा है या बड़ा है, तो वो इनकम्प्लीट स्टेटमेंट होगा, उसमें हमें बताना पड़ता है कि किसके रेस्पेक्ट में। ठीक है, हाथी इंसान से बड़ा होता है, दैट इज़ फाइन, दैट इज़ कंप्लीट स्टेटमेंट। ठीक है, हाथी बिल्डिंग से छोटा होता है, कंप्लीट स्टेटमेंट। तो वैसे ही जब हम बोलेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब है कि ऑब्जेक्ट का अपना साइज़ उन डिस्टेंसेस के कंपैरिजन में बहुत छोटा हो जो वो ट्रैवल करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक कमरे में टेबल को एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे शिफ्ट करें, टेबल है मान लो हमारा इतना बड़ा 1 मीटर का टेबल है लेंथ उसका, अगर हम उस टेबल को रूम के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे शिफ्ट करें, तो उस केस में हमारा जो टेबल है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं माना जाएगा, बिकॉज टेबल की अपनी लेंथ 1 मीटर है, और एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर अगर तुम रूम में ले गए और तुम बहुत बड़े शहंशाह या महाराज नहीं हो, तो तुम्हारे घर का रूम जनरली 5 मीटर इंटू 5 मीटर, इससे बड़ा नहीं होता है। ठीक है, अब महाराज हैं तो अलग बात है, उनका बाथरूम भी होगा 50 मीटर बड़ा, 50 इंटू 50 मीटर, वो अलग बात है। तो लेकिन हमारे जो जनरली जो रूम्स होते हैं उनमें अगर हम एक टेबल को एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर लेके जाते हैं, तो उस केस में हमारा जो टेबल होगा वो पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा, बिकॉज टेबल का खुद का लेंथ है 1 मीटर, उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 5 मीटर या 6 मीटर या 10 मीटर भी है,
तो 10 मीटर के कंपैरिजन में 1 मीटर नेग्लिजिबल नहीं है, दैट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। हाँ, अगर टेबल को हम रूम के एक कॉर्नर से उठा करके और कॉलोनी के गेट पे ले जाके रखें, यानी लगभग 1 किलोमीटर डिस्टेंस ले जाके रखें, तब 1 किलोमीटर के कंपैरिजन में 1 किलोमीटर डिस्टेंस जो टेबल ने चला है उसके कंपैरिजन में टेबल का जो लेंथ 1 मीटर, दैट कैन बी ट्रीटेड एज नेग्लिजिबल एंड देन द टेबल विल बी ट्रीटेड एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है। ट्रेन की लेंथ लगभग होती है, मान लो 500 मीटर है, 500 मीटर से कम ही रहती है, चलो ट्रेन की लेंथ मान लो 400 मीटर है, और अगर ट्रेन 2 किलोमीटर पे जाके रुक जाती है तो 2 किलोमीटर के कंपैरिजन में 400 मीटर, या सिंप्लिसिटी के लिए आसानी से समझने के लिए हम 500 मीटर ले लेते हैं। 500 मीटर मतलब हुआ हाफ किलोमीटर। तो अगर हाफ किलोमीटर लंबी ट्रेन है और वो 2 किलोमीटर दूर जाकर रुक जाती है तो ट्रेन को पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट नहीं किया जा सकता। हाँ, ट्रेन अगर तुम्हारी दिल्ली से शुरू हो और जाके चेन्नई में रुके तब हम ट्रेन को पॉइंट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। फुटबॉल को अगर किसी ने किक मारा, ग्राउंड के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर चला गया, तो उसको तुम पॉइंट ऑब्जेक्ट ले सकते हो। तो कहने का मतलब है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब है कि जब चली गई डिस्टेंसेस के कंपैरिजन में ऑब्जेक्ट का साइज़ बहुत छोटा हो तब हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि अभी हमारा ऑब्जेक्ट -2 पोजीशन पर था, अब -3 पोजीशन पर आ गया। ठीक है। अब हमारा ऑब्जेक्ट ही इतना बड़ा होता, इतना बड़ा साइज़ होता, फिर हम उसको नहीं बता सकते थे। ठीक है। तो उसके लिए दूसरा तरीका होता है, वो आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट का साइज़ नेग्लिजिबल नहीं है तो क्या करेंगे। फ़िलहाल इस चैप्टर में हम पॉइंट ऑब्जेक्ट का मोशन स्ट्रेट लाइन में क्या होता है इसी को देखेंगे। तो यहाँ तक समझ गए होंगे मोशन का मतलब क्या है, चेंज इन पोजीशन। किसका चेंज इन पोजीशन, ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट कैसा, पॉइंट ऑब्जेक्ट। फिर चेंज इन पोजीशन जब हो रहा है, चेंज इन पोजीशन को किस रेट से हो रहा है, कितने टाइम में हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं वेलोसिटी। चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। और इस चेंज इन पोजीशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ उस डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम को कहते हैं स्पीड। तो अब ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ है, ये ऑलरेडी पढ़ा होगा तुमने 9 क्लास में, फिर भी हम रिवाइज करा देते हैं अपने तरीके से। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर था, इस पोजीशन पर था, मान लो ये पोजीशन है ए, और वो चलकर यहाँ पहुँच गया फाइनल पोजीशन पर। ए नहीं, इसको आई ले लेते हैं, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। ठीक है, ए बी कुछ भी लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। मान लो ये इनिशियल पोजीशन थी और ये फाइनल पोजीशन थी, ए से बी पोजीशन गया। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड का मतलब होता है पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जिस रास्ते में गया है उस रास्ते पर ऐसे स्केल बिछा दो और देखते चले जाओ कितना स्केल में रीडिंग आ रहा है, तो वही हो जाएगा डिस्टेंस। ठीक है। जबकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या थी, इनिशियल पोजीशन क्या थी, तो यहाँ पर मान लेते हैं x = 0 और जो इनिशियल पोजीशन थी उसको लिख देते हैं xi और फाइनल पोजीशन को लिख देते हैं xf। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है कि पहले जो जगह, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि पहले जिस पोजीशन में था वहाँ से देखने पर नई वाली पोजीशन किस तरफ है और कितनी दूर है, वो वहाँ कौन से रास्ते से चलकर पहुँचा, इससे कोई मतलब नहीं होता है। तो एक एग्जांपल ये हमने देखा, अगर ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगर हम निकालेंगे, यहाँ से यहाँ ऐसे स्केल रखेंगे तो आएगा 4 यूनिट्स। ठीक है, 4 यूनिट्स हम लिख दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर यूनिट सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर कुछ भी हो सकता है, वो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। डिस्प्लेसमेंट जब निकालेंगे तो हम देखो क्या कर रहे हैं, फाइनल पोजीशन। ठीक है, फाइनल पोजीशन, और ये क्या था, इनिशियल पोजीशन। तो जैसा अभी डिस्कस किया था कि पोजीशन में तुम सिर्फ डिस्टेंस नहीं बताओगे, डायरेक्शन भी बताओगे, तब उसको पोजीशन कहा जाएगा। सिर्फ डिस्टेंस बता देने से पोजीशन नहीं हुआ। जैसे अभी शुरू में बोला था कि मेरा घर पोस्ट ऑफिस से 500 मीटर दूर है, तो 500 मीटर दूर है, हमने ये सिर्फ डिस्टेंस बताया है, किस तरफ है, लेफ़्ट है, राइट है, अप है, डाउन है,
बैक है, फोर्थ है, ये हमने नहीं बताया। तो जब हम डायरेक्शन भी बताएंगे तब वो पोजीशन कहलाएगा, ठीक है। तो अगर हम फाइनल और इनिशियल पोजीशन का डिफरेंस लें, यानी कि यहाँ पर डायरेक्शन भी इंक्लूड करें, और डायरेक्शन कैसे इंक्लूड होगा स्ट्रेट लाइन में, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लगा देने से डायरेक्शन इंक्लूड हो जाएगा। तो फाइनल पोजीशन हमारा ये है, तो हम इसको लिखेंगे +4, और इनिशियल पोजीशन था हमारा कितना, +1, ठीक है। हमने ब्रैकेट यूज़ कर लिया जिससे कि पोजीशन क्लियरली दिखाई दे, साइन से हमें डायरेक्शन का भी पता चल जाए। तो आ जाएगा कितना अल्टीमेटली 3 यूनिट्स, और यहाँ पे प्लस साइन भी आएगा। देखो डिस्टेंस में हमने यहाँ गलत लिख दिया, 1 से 4 था तो 3 यूनिट्स होगा, सॉरी। तो 3 यूनिट्स और यहाँ पर आ गया +3 यूनिट्स। दोनों बातों में डिफरेंस है। जब हम 3 यूनिट्स लिखते हैं तो हमें डिस्टेंस पता चलता है, जब हम +3 यूनिट लिखते हैं तो हमें डिस्प्लेसमेंट पता चलता है। +3 यूनिट का मतलब क्या है कि इनिशियल पोजीशन से राइट साइड में, राइट साइड हमने क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, ठीक है। इनिशियल पोजीशन से राइट साइड में 3 यूनिट्स पर नया पोजीशन होगा, ये इससे हमें पता चलता है। तो इस एग्जांपल में तुम्हें कोई ख़ास बात नहीं दिखी होगी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम आ गए। अगर हम कोई दूसरा एग्जांपल लें और मान लें कि इनिशियल पोजीशन इसी को ले लेते हैं जो पहले था, और फाइनल पोजीशन कहीं और ले लेते हैं। फाइनल पोजीशन मान लो हमने ले लिया इधर कहीं ले लिया, सपोज़ ये हमारा फाइनल पोजीशन है, ये XF है। तो अब अगर हम निकालेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो देखो क्या आएगा। और ऐसा ले लेते हैं, ये एक इंटरमीडिएट पोजीशन था, ठीक है। A से B गया और B से मान लो C गया, ठीक, ये फाइनल पोजीशन है। और ये हमारी इंटरमीडिएट पोजीशन है। इंटरमीडिएट पोजीशन मतलब A से B गया और फिर B से C गया। तो इस केस में अगर हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालें, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसे निकालते हैं, जिस जिस रास्ते में गया उसमें स्केल बिछाते चले जाओ और लास्ट में देख लो कितना स्केल में रीडिंग आ रहा है। तो हमने अपना स्केल जो था या मेजरिंग टेप था उसको A से B ले गए, फिर B से C ले गए। तो देखो A से B ले जाने में हुआ 3 यूनिट्स, फिर यहाँ से यहाँ आए तो 4 यूनिट्स, फिर यहाँ से यहाँ आए तो 3 यूनिट्स। तो कितना हुआ, 3 + 4 + 3, तो कितना हो जाएगा 3 + 4 + 3 यानी कि 10 यूनिट्स, ठीक है। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो क्या करना होगा, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन का डिफरेंस देखेंगे। कौन से रास्ते से गया इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पोजीशन टू पोजीशन डिफरेंस देखना है। तो फाइनल पोजीशन हमें लिखना है तो साइन भी लेना पड़ेगा, -3 मतलब ओरिजिन से लेफ़्ट साइड में था, और इनिशियल पोजीशन हमारा यहाँ था वो +1 था, तो क्या आ जाता है -3 - 1 = -4 यूनिट्स, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग अलग आ रहे हैं। पहले वाले केस में सेम आए थे बट इस केस में डिफरेंट आ गए। तो यहाँ -4 यूनिट का मतलब है, पहले तो 4 को देखो, 4 मतलब इनिशियल वाले से 4 यूनिट डिस्टेंस पर होगा, और यहाँ जो माइनस साइन आया वो ये बताएगा कि इनिशियल वाले से लेफ़्ट साइड में होगा, ठीक है। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों डिफरेंट आए, पहले वाले केस में सेम आए थे। तो ऐसा इसलिए हुआ कि अगर एक ही डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चलता रहे, बिना डायरेक्शन चेंज किए अगर ऑब्जेक्ट चलता रहे, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो सकते हैं। सेम हो सकते हैं क्या, सेम होंगे। अगर एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, बिना डायरेक्शन चेंज किए ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम आएगा। लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज हो जाता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है। सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, और इवन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो भी हो सकता है बट डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो कैसे हो सकता है, इधर उधर कहीं भी घूमकर वापस इसी जगह आ जाता, तो फाइनल और इनिशियल पोजीशन दोनों सेम हो जाते और डिस्प्लेसमेंट हो जाता ज़ीरो। लेकिन जहाँ जहाँ से घूम कर आया था वो सारा डिस्टेंस ऐड हो जाता। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यही डिफरेंस है, क्योंकि डिस्टेंस का मतलब हुआ कि एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड, और डिस्प्लेसमेंट मतलब हुआ फाइनल और इनिशियल पोजीशन का डिफरेंस। डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो हो सकता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी हो सकते हैं, किस केस में, जब डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में मोशन होते चला जा रहा है, ठीक है।
तो ये बेसिक बातें हैं 9 क्लास में तुमने पढ़ी होंगी, और इनको रिवाइज़ कर लेना एक बार, 11 की बुक से कर लेना, तो हो सकता है कुछ एडिशनल पॉइंट भी तुम्हें मिल जाए। फिर आगे क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।